Good morning student, I am Nidago from Agipro classes. So today I am going to start your Honeydew textbook class 8. So today we are going to do chapter 3rd, Glimpses of the Past, and this chapter was written by S.D. Sawant, and he has taken this from our freedom movement. तो यह उन्होंने कुछ जो है हमारे साथ वो शेयर कर रही हैं. ग्लिम्स ऑफ पास्ट मीन्स कि एक नज़र हम अपने जो है पास्ट जो हमारा बीत चुका है उसके बारे में उन्होंने ये चैप्टर जो बनाया है. और उन्होंने ये चैप्टर कहाँ से लिया है, आवर फ्रीडम मूवमेंट एक बुक है, वहाँ से उन्होंने ये जो है चैप्टर को यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया है. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to event known as the First War of Independence in 1857. तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक जो हमारे कॉमिकल रूप में हमें ये चैप्टर जो है जो हमारे ऑथर ने हमें बताया है. और इसमें उन्होंने किसके जो ली है हिस्ट्री किसके बारे में ली है, हमारी कंट्री की जो कब हुआ था हैपनिंग 1757 से लेकर 1857 तक. और इसके जो है वो एक आपको बताया गया है कि जो फर्स्ट वार हमारा इंडिपेंडेंस का हुआ था 1857 में कैसे लोग आए थे. और आपको पता है 1857 का जो रिवोल्ट है उसमें मेन जो है मंगल पांडे एक जो है बहुत ही रिवोल्ट करने वाला जो पर्सन था, एक जिसने अपने जान लगा दी थी देश को बचाने के लिए. तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है. और इस वजह से फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 बोला गया. यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था अपने देश को आज़ाद कराने के लिए. सो लेट आई स्टार्ट दिस लेसन. फर्स्ट इज द मार्टर्स एट ए फंक्शन इन दिल्ली. तो ये बच्ची यहाँ पे आप ये देखो कि वहाँ पे एक जो है फंक्शन किया गया है जब हमारे बहुत से लोग जो देश को याद कराने के लिए शहीद हो गए थे उनकी याद में यहाँ पे जो है फंक्शन किया गया है. और यहाँ पे आप ये जो पिक्चर देख रही हैं इसमें ये सिंगर जो है लता मंगेशकर है और वो बोल रही है ओ माय कंट्री मैन लेट योर आइज fun with tears as you recall the influence of India's martyrs. तो ये जो आपने इसका गाना भी सुना होगा हिंदी में, ए मेरे वतन के वासियों. तो ये गाना जो है आप यहाँ पे ये जो फंक्शन हुआ था हमारी आज़ादी के बाद, यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिशियंस जो बैठे हैं जवाहरलाल नेहरू और अदर और भी सभी बैठे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे ये जो गीत गाया था. Okay, now come to second, the company's conquest 1757 to 1849. तो ये तब की बात है हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ था 1947 में. लेकिन जो फर्स्ट वार हमारी हुई थी 1857 में हुई थी. फर्स्ट वार जो देश की आज़ादी की लड़ाई की वार हुई थी. और यहाँ पे बताया गया है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट में, या कंपनी किसको बोला गया, जो ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पे आके हमारे देश में वो रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे. और हमारे इंडियंस के साथ वो बहुत जो है इल ट्रेड बिहेव करते थे, उन्हें ह्यूमिलेट करते थे. इल ट्रेड बिहेव करते थे मीन्स बहुत बुरा सलूक करते थे और नीचा दिखाने की कोशिश करते थे. हम अब ये जो है स्टेप वाइज हम पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे बताया गया है विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. तो उनके पास क्या थी, सुपीरियर वेपन मीन्स उनके पास बहुत इतने बड़े बड़े हथियार थे. उन्होंने अपनी जो पावर को इंडिया में वहाँ पे उन्होंने इस जो है जमा ली थी. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट राजभा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स.
they will help me to defeat him. तो the people had no peace due to such constant fight. तो यहाँ पे क्या है कि जब उन्होंने अपना राज ले लिया तो लोगों के अंदर जो था, वहाँ के जो राजा थे एक दूसरे से लड़ रहे थे। और यहाँ पे बताया गया जो इंडियन प्रिंसेस है उसके पास इतना जो वेपन्स नहीं थे और वो उनके साथ लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने क्या बोला कि तुम जाओ और किसको लेकर आओ, इंग्लिश मर्चेंट को, इंग्लिश मैन को लेकर आओ, वो मेरी हेल्प करेगा उन्हें डिफीट करने के लिए। तो बच्चे आपको पता ही है हमारे लोग ही उनके साथ मिलकर उन्होंने हमारे देश को जो था गुलाम बना दिया था। कुछ ऐसे राजा थे जो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे। The rebels helped the East India Company and it could easily he subdued Indian princes one by one. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो इंग्लिश पर्सन थे उन्होंने अपना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वो जो है रूल किया, उसने अपना पूरा जोर लगा के सभी जो राजों को एक एक करके उसने उसको अपने कब्जे में ले लिया। A far seeing ruler like the brave टिपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। लेकिन वहाँ पे सभी राजा ऐसे नहीं थे कि जो ब्रिटिशर की बात मान के उनके साथ मिल जाते थे। वहाँ पे महान राजा भी थे जो आखिर तक उनके साथ लड़ाई करते रहे थे। और इसमें से जो है मैसूर का राजा कौन था, टिपू सुल्तान, जिसने बहुत अपनी जान लगाकर उनके साथ लड़ाई की और लड़ाई करते करते वो शहीद हो गया था, लेकिन वो उनका गुलाम नहीं बना था। Thank God there is a peace in the country now. No one wars, no looting by thugs. It is God who sent the Britisher. Our dynasty is linked with them. तो यहाँ पे ये देखो उनके how did Indians react to this conquest. तो उनकी ये लड़ाइयाँ जो हुई थी उन्होंने इंडिया ने कैसे बोला कि कैसे रिएक्ट कर रहे थे इन लड़ाइयों के बाद, कि उसने बोला कि शुक्र है भगवान का, अब हमारे देश में शांति रहेगी और ना लूट माट होगी और ना ही कोई लड़ाई होगी। तो ये जो है उसका एक और ये सारे ये जो लोग हैं ब्रिटिश के अंडर है और वो ब्रिटिशर्स की प्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिशर। ये तो भगवान है जिन्होंने इन अंग्रेज़ों को हमारे देश में भेज दिया और उन्होंने हमारे जो है लूट मार और ये लड़ाइयाँ बंद कराई हैं। तो द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। तो कुछ ये लोग जो कह रहे हैं ऐसी बातें वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो उनके गुलाम बन चुके थे अंग्रेज़ों के। लेकिन जो अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं बने थे उनके क्या व्यूज़ थे, उनके बारे में क्या विचार थे। वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन आवर किंग्स की जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने क्या किया, हमारे राजा को भी मार दिया, लोगों को मार दिया और जहाँ राजा को मार दिया या उनको वो गद्दी उनके सिंहासन निकाल दिया, मीन्स उनके जो था थ्रोन उनसे वहाँ छीन लिया। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कि कुछ राजा ऐसे हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो उन्होंने उनका कहना मान लिया इसलिए उनके लिए अच्छे नहीं है क्योंकि वो ब्रिटिश के अंडर आ गए थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर। तो ये देखो इंसान कह रहा है कि ये आदमी कह रहा है कि अब हम किसके गुलाम बन गए हैं, अंग्रेज़ों के। तो वहाँ पे सभी लोग एक जैसे नहीं थे, कुछ लोग थे जो उनके वो पिट्ठू बन गए थे अंग्रेज़ों के और कुछ लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। ब्रिटिश रूल 1765-1836। अब वहाँ पे क्या कौन सा राज्य चल रहा था, अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, सभी लोग जो थे अंग्रेज़ के अंडर नहीं थे वो परेशान थे और जो अंग्रेज़ के अंडर थे वो आराम से रह रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया क्या इस दौरान 1765 से लेकर 1836 में क्या क्या हुआ। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. तो उनके क्या वहाँ के क्या विचार थे बच्चे, पहले आपको पता ही होगा कि वहाँ पे छुआछात, अनटचबिलिटी मीन्स छुआछात करके विचार करते थे और चाइल्ड मैरिज मीन्स जो छोटे बच्चों की शादी करते थे, उनका ये विचार होता था, उनके विचार ऐसे ही थे। तो उन्होंने यहाँ पे देखो एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। तो यहाँ पे बोला कि ये एक महंत है जो कह रहे हैं कि अगर आपने
अपने धर्म से बाहर निकल कर आपने कोई काम किया तो आपको बहुत उसका जो है हर्जाना भरना पड़ेगा। और ये पर्सन कह रहा है कि ऑल द माइस्ट्री इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू, कि ये सब कारण किसके कारण होता है, सिर्फ औरत के कारण ही होता है। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। और सच्चाई में क्या थी कि जो इंडियंस से वहाँ के जो हमारे भारतीय लोग थे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे किसका राज था, अंग्रेज़ों का, और वो उनके जो डर के कारण उनकी जो इज्जत वो कम हो गई थी। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। तो ये देखो कुछ ऐसे लोग हमारे भारतीय लोग जो है जो ब्रिटिशर से मिलकर अपने ही लोगों को मरवा रहे हैं। और ये जो ब्रिटिश पर्सन कह रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं वो अविश्वासी हैं, उन पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये अंग्रेज के अंडर का रहता है, इसलिए इसने बोला कि मैं आपके प्रति बिल्कुल विश्वास करूँगा। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिशर्स वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्स फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन एरियस, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाकर अंग्रेजों ने किसानों की जो कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, उन्होंने क्या किया, उनके जो कर्जे दे दिए थे और उनके जो कर्जा वापस नहीं करते थे तो उनके क्या करते थे, वो सारी जो उनकी उपज होती थी वो ले जाते थे। और अगर जो कहता है कि अगर उसको अपोज करता है, अपोज मीन्स कि उसके खिलाफ बोलता है, तो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट। तो वो यहाँ पे क्या थे, वो इंडियंस को लूटने आए थे और वो अलग अलग जो है वो साधन बना रहे थे कि अमीर बनने के लिए। तो द गुड मैन्युफैक्चरिंग इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। A good idea. The East India Company's law begins to cripple Indian industries. अब उन्होंने क्या किया, पहले किसानों पे हालत उनकी जो पतली कर दी, अब वो किसकी तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रही हैं कि इंडस्ट्रीज़ को भी वो पकड़ने वाले हैं। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिस्ट एंड देयर बिजनेस। तो जो क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बना दी, बड़ी बड़ी कारखाने बना दिए, जिनके कारण जो वहाँ पे जो कारीगर थे, जो बहुत बड़े महान आर्टिस्ट थे, उनका जो बिज़नेस बिल्कुल डाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि वो अपने हाथों से काम करते थे और वो अपनी जो है अपना सरवाइव करते थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े कारखाने लगा दिए तो मशीनों ने आके उनकी जगह ले ली, इसलिए उनकी हालत जो है बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो बच्चे, ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं, हम इसको ना क्या करेंगे कि ब्रीफ में ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अगर हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो बहुत ये लेंथी हो जाएगा और आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल भी होगी। सो आई विल डिस्कस ओनली पॉइंट टू पॉइंट। नाउ फोर्थ इज़ राम मोहन राय। राम मोहन राय जो थे वो एक बहुत बड़े जो थे, इन्होंने सुधार किया था यहाँ पे आकर इंडिया में। क्या किया था उन्होंने, उनका टाइम पीरियड पहले पढ़ते क्या है, 1772 1833। तो राम मोहन राय ने क्या किया यहाँ पे आके, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और उसने अपने लोगों के लिए बहुत अच्छे जो है मेथड मीन निकाले थे। राम मोहन राय ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान थे और उन्होंने सोचा कि हमारे बंगाल में क्या हो रहा है यहाँ पे। लेट अस नॉट डिस्पाइस आवर सेल्स, आवर एशियन कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। तो सबसे पहले वो इतने समझदार थे, उन्होंने सबसे पहले क्या सोचा कि हमारे देश जो है बहुत ही बड़ा, बहुत ही रिच देश है हमारा, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो भारी मात्रा में होती है, लेकिन लोगों का
अंधविश्वास जो है वो हमारे समाज को खा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंधविश्वास को दूर करेंगे। तो ये उनका जो लॉजिक था, फर्स्ट उनका ये रीज़न था। ही टोल्ड हिज वाइफ ओमा, उनकी वाइफ थी, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the sense of every religion is the same. तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि जो गाय हैं वो बहुत अलग अलग रंग की होती है लेकिन दूध तो वो एक ही तरह का देती है। अगर टीचर्स जो हैं वो हमें जो डिफरेंट टीचर्स वो आते हैं अपने अलग अलग जो डिफरेंट ओपिनियंस देती हैं, पर उनका मतलब क्या होता है, पर उनका जो रिलीजन है वो सभी का एक ही है। तो वो क्या चाहते थे कि हम अपने समाज में जो अंधविश्वास है उसको दूर करें और इससे हमारा देश तरक्की करेगा। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। उनको बहुत ही अच्छा लगता है वो साइंस और मॉडर्न और नॉलेज के बारे में, जो मॉडर्न उनकी नॉलेज थी और साइंस को वो फॉलो करते थे। और वो लोगों को कहते थे नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, कि वो नॉलेज को ज्ञान जो है हमारा जो है वो हमारा सुधार करता है। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। तो उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए लोगों की उन्होंने जो मोहन राय थे उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, न्यूज़पेपर। लेकिन अंग्रेजों ने उनका न्यूज़पेपर जो था वो 1823 में बंद कर दिया। ही क्रॉस द सीज and went to England to see what made the British powerful. There he told them, we accept you as rulers and you must accept us as subject, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subject. तो उन्होंने क्या किया कि वो देखना चाहते थे कि ये अंग्रेज लोग कैसे अपना आपको आगे लेकर जा रहे हैं। तो वो वहाँ पे जाकर कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड में, और वहाँ पे वो लोगों के साथ अपना संबोधन करते हैं। Okay, now come to the operations 1765 1835। अब क्या था यहाँ पे कि जो ऑपरेशन थे, जो आगे लोग बढ़ रहे थे उनको दबा रहे थे। कैसे दबा रहे थे वो लोग, ब्रिटिश। तो क्यों, अब देखो अगर ब्रिटिश लोग हमारे लोगों के साथ ह्यूमिलेट कर रहे हैं तो वो कब तक चुप कर बैठेंगे। उन्हें लग रहा है कि हमारे देश में आकर इन्होंने हमें बंदी बना दिया है और हम कुछ नहीं कर सके और ये हमारे देश में राज कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों ने ऐसे आवाज़ उठाई और उन्हें उनके साथ क्या उन्होंने ट्रेड जो है इल बिहेव किया, कैसे उन्हें जेलों में डाल दिया। ठीक है, but the British continued to oppress Indians. In 1818 they had passed regulation 3rd. Under it an Indian could be jailed without a trial in court. तो उन्होंने क्या किया कि वो लोगों को दबाने लग पड़े। कैसे कि उन्होंने अपने इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने 1818 में एक जो रूल पास किया, रेगुलेशन 3rd, उसके अंडर आप किसी को भी ऐसे जेल में डाल सकते हैं विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। मीन्स कि उनको कोर्ट नहीं लेकर जाएंगे जज के सामने और ऐसे ही उन्हें जेल में डाल देंगे। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. तो उनको बहुत जो थे अंग्रेज लोग वो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था। उनको जो सैलरी जो थी, तनख्वाह, वो भी भारी मात्रा में मिल रही थी और अपना बिजनेस भी वो लोग चला रहे थे। By 1856 the British had conquered the whole of India. तो बच्चों 1856 तक जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स से उन्होंने सारे इंडिया को जीत लिया। कॉन्क्योर्ड मतलब जीत लिया। उनका सारा जो था वो क्या, किसका राज हो गया वहाँ पे, ब्रिटिश रूल जो था वो इस्टेब्लिश कर लिया था। आप इस मैप में देखो तो जो येलो पार्ट है वो स्टेट्स, वो हमारे इंडिया के अंडर है और बाकी जो रेड वो सारा ब्रिटिश एरिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने की अब क्या था कि उन्होंने पूरा जो इस देश को अपने कब्जे में ले लिया था और जो थोड़े इंडियंस थे उनके बारे में वो बिल्कुल चिंतित नहीं करते थे। उनकी चीज़ों ज़रूरतों के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। तो देखो लोग यहाँ पे बैठे क्या बातें कर रहे हैं, उनके राजे जो थे वो पप्पट्स बन गए। पप्पट्स मीन्स कठपुतली। कठपुतली किसके हाथों की बन गई थी, अंग्रेजों के हाथों की, और उनकी जो नौकरी थी वो भी वहाँ से चलेगी। एंड लैंड्स, उनकी जो ज़मीनें थी वो भी उन्होंने कब्जा कर लिया था उनके ऊपर। एंड दे वर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स
यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि उनके जो थी राजे जो थे कठपुतली बन गए थे और लोगों की जो नौकरी चली गई थी और लोगों की जो ज़मीन थी वो भी चली गई और उनको जो ब्रदर थे उनको कन्वर्ट कर रहे थे कहाँ, उनको जब कन्वर्टिंग मीन्स कि करना कि एक रिलीजन को छोड़कर अपने हिंदू धर्म को छोड़कर वो क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे थे। और यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए उन्हें यहाँ से निकालने के लिए। टू ड्राइव मीन्स यहाँ इसको निकालने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चे ये देखो अब उनके मन में एक जो है चिंगारी फूट गई है कि कैसे हम अपने देश को आज़ाद करेंगे, इनको यहाँ से निकालेंगे और अपने भाई लोगों को बचाएंगे। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट दैट इज़ द स्पार्क्स। चिंगारी कैसे फूटी? 1855 से लेकर 57 तक। तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारे जो है जुल्म ढाए हैं। क्या उनकी जो ज़मीनें उनकी छीन ली, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगा दी, उनकी नौकरी चली गई, उनके राजा को अपने अंडर कर लिया। तो वो अब बिल्कुल जो थे बिल्कुल वो हेल्पलेस हो चुके थे और उनके साथ कोई नहीं खड़ा था। और उनके अब क्या है, उनके अंदर ये सब बातें जो हैं उभर रही हैं, चिंगारियाँ उभर रही हैं। और इस चिंगारी का जो असर क्या होता है कि वो जो कुछ लोग ऐसे हिम्मती थे उन्होंने इनका अपोज किया था और अंग्रेज़ों का, और वो उसको निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत की थी। अब हम ये पॉइंट पढ़ेंगे 10 स्पार्क्स 1855 to 57. Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Sanathiyas who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. तो क्या किया, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए, किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। उनकी हालत जो वो दयनीय बन गई। कैसे कि अब उनके पास तो उनकी जो ज़मीनें थी वो भी उन्होंने छीन ली और उनका जो था क्या किया उन्होंने, वो एक किसके साथ जाकर मिल गए, एक जो है रिबेलियन के साथ वो मिल गए। और उन्होंने क्या किया, रिबेलियन मतलब वो होते हैं जो लोग इनसे मन उब जाता है और वो एक संगठन बनाते हैं, उनके खिलाफ बोल देते हैं, ठीक है, और वो उनके साथ मिल जाते हैं। और उन्होंने वहाँ पे कितने सारे जो यूरोपियंस हैं उनको उनके साथ उनको मार दिया था। नाउ डिसकंटेंट वाज ब्यूरिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। द वाइट शोल्डर गेट्स ह्यूज पे पेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स while we get a reputation and a slow promotion. The Angrez asks us to cross the sea, which is against our religion. Who is the Topiwala to abolish our old age customs? We must drive out the Angrez. So Siopi Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed. तो यहाँ पे क्या था कि लोगों के मन में अब क्या एक चिंगारी फूट गई और यहाँ पे बताया गया कि मंगल पांडे का जो इंसान था उसने इनका जो है इनके खिलाफ खड़ा हुआ और उसे वो वहाँ से निकालने के लिए जी जान लगा दी, लेकिन उसको उन्होंने पकड़कर उसको फांसी दे दी थी। तो अब यहाँ पे ये लोग जो बातें कर रहे हैं कि ये जो अंग्रेज है इनको बहुत सारे जो है सैलरी भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है जीने के लिए, और जो इंडियंस हैं उनको बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं मिलता। और वो कहते हैं कि ये जो अंग्रेज़ लोग आ गए हैं इन्होंने हमारा सारा जो है धर्म भ्रष्ट कर दिया है, और कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ समुद्र पार कर कर चलो। समुद्र पार मीन्स कि वो भी उन्हें अपने साथ इंग्लैंड लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो लोग हैं इंडियंस कहते हैं कि हमने वहाँ नहीं जाना, हमने आप लोगों को यहाँ से निकालना है। Thousands of other Siopis revolted and they were stripped to their uniforms और and humiliated and put in irons। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग उनके खिलाफ बोलते थे, अंग्रेजों के खिलाफ, उनको बहुत मारते थे, कूटते थे, उनकी और यूनिफॉर्म भी निकाल लेते थे जो इंडियंस जो अंग्रेजों की सेना में चले गए थे। और फिर क्या करते थे, उनके साथ ह्यूमिलेटेड मीन्स उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे और उन्हें कहाँ डाल देते थे, जेलों में डाल देते थे। आयरन्स का मतलब यहाँ पे बच्चे जेल है, ओके।
Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. कुछ इंग्लिश पर्सन ऐसे भी थे, सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ उसमें अंग्रेज ऐसे थे जो वो इंडियन के कस्टम और उनके लोगों के दिमागों की जो हालत थी वो समझते थे, वो उनके साथ कोऑपरेट भी करते थे। लेकिन हज़ारों में से अगर 10 लोग ऐसे हैं तो ये बात नहीं बनती, लेकिन फिर भी थोड़ा जो है वो उनको समझने की कोशिश करते हैं। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know what the grease on the bread you have to bite is made from the fat of cats and pig? What the white man has deceived us to? तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को उन्होंने अपनी सेना में डाल दिया था, और जो सेना में डाल दिया और उनको कहते थे कि तुम इन पे अटैक करो। जब वो जो है बुलेट जो उनकी होती है, बम होता है, उसको मुंह में डालकर वो छिलकर ऐसे फेंकते हैं, तो वो उनको करना पड़ता था। लेकिन उनमें से एक जो इंडियन था वो ब्राह्मण को बोलता है कि तूने तो जो है ब्रिटिश जो आर्मी ज्वाइन कर ली है, लेकिन तुम्हें ये पता है जब तुम वो बुलेट का जो मुंह में डालकर वो निकालते हो तो तुम्हें पता है वो किसका बनता है? वो गाय और सूअर की चमड़ी से वो बनाते हैं। तो वो उनके धर्म को भी वो भ्रष्ट कर रही हैं। क्यों? वो लोग जो है वो अपने आप के पक्के वो रिलीजियस माइंड थे लोग वहाँ के, और उन्होंने को जब ये पता चला कि इन्होंने ये जो है बुलेट्स और बॉम्ब के ऊपर उनकी जो है शेल लगाई हुई है काऊ और पिग की, तो उन्होंने उसका भी अपोज किया था। ओके, सो यहाँ पे वो इंसान बोल रहा है कि हमें जो है इंग्लिश पर्सन जो है इन्होंने हमें धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service. Yes, all my village men will be ready. Similarly, lotus flower circulated among Indian soldiers. Death to the foreigner. The masses gave all help and shelter to the patriots. तो उन्होंने फिर जब ये सब बातें पता चली तो उन्होंने फिर रातों रात उन्होंने चारों तरफ ये खबर फैला दी कि अब हम इनको बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे बहुत सारी मासेस में बहुत सारी भीड़ बन चुकी है जो वो इन लोगों अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लड़ना चाहते थे। ओके, Now come to the another point, that is revolt 1857। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसका। Then विरोध, revolt means विरोध किया उन्होंने। Then there was a violent outbreak at मेरठ। The purpose marched to Delhi। Long live our emperor बहादुर शाह। उस समय कौन राजा जो रूल कर रहे थे? बहादुर शाह रूल कर रहे थे, और जो थी उनकी जो सारी जो उन्होंने लोगों ने अपनी एक भीड़ किस तरफ को जा रहे थे वो मेरठ पे, और वहाँ पे उनका जो था लड़ाई किसके साथ हुई? अंग्रेजों के साथ, और उन्होंने अपने राजा की जो है वो प्रेज की थी। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। अब क्या थे जो उनके अगेंस्ट जो लोग थे वो दिन दो दिन उनकी गिनती बढ़ने लगी, अंग्रेजों के खिलाफ लोग आगे आगे आने लगे। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर शोर। और कई जो ज़मींदार थे उनकी ज़मीनें भी उन्होंने धोखे के साथ अंग्रेजों ने छीन ली, और वो भी वो रिबेलियन के साथ वो भी जो है मिल जाते हैं और उनके अपना जो बदला लेना चाहते थे। द वाइट मैन रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। तो वो कहते जब उनके लोग आकर कहते हैं कि हमें ये जो है ब्रिटिश राज को हमने ख़त्म करना है, तो ज़मींदार भी उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। ओके, द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। अब उन्होंने किसके लिए जो लड़ाई की? आज़ादी के लिए। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। अब क्या था कि यहाँ दे ज्वाइन द अपसर्स अगेंस्ट द फॉरनर। जब देखो तो अगर किसी राज्य का जो राजा मर जाता है तो उसके अगर कोई आगे उसके जो बच्चे हैं वो उसकी गद्दी पर बैठते हैं, अगर नहीं है तो रानी बैठती है। लेकिन रानी को भी जो अंग्रेजों ने उसे लूट लिया, उसके राज्य को अपने अंडर ले लिया, और वो भी उनके खिलाफ वो बोल रही है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फाजियाबाद टोल्ड द पीपल राइस ब्रदर्स राइस, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड। तो अब सब जगह जहाँ पे देखो तो वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और भाषण देते हैं कि हमें अंग्रेजों को यहाँ से निकालना है, और हम सभी एक मिलकर
मिलकर जुटकर उनका सामना करेंगे। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और सभी जगह पे इनका जो था विरोध कर रहे थे लोग, और अपने देश को आज़ाद करने के लिए वो जगह जगह पे वो संगठन हो रहे हैं और उनको भाषण भी दे रही हैं। ओके, अज़मुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे भी जो था, जैसे टिप्पू सुल्तान ने बहुत अपनी जान लगा के उन्होंने जो थी अपने देश को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो तात्या टोपे था वो भी टिप्पू सुल्तान की तरह वो भी अपनी जान खेलकर अपने देश को बचाना चाहता था। वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और उनके जो लीडर कौन थे, पेशवा नाना साहब थे। एंड द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और सब जगह नॉर्थ इंडिया में चारों तरफ जो थी उनके खिलाफ लड़ाई चल रही थी, किसके, अंग्रेजों के साथ। और सभी राजे जो थे जैसे टिप्पू सुल्तान, तात्या तोपे, मंगल पांडे, और ये जो हमने अभी पीछे जो पढ़े हैं हमारे जो फ्रीडम फाइटर जो थे जिनका नाम हमने पढ़ा है अभी, मौलवी अहमदुल्ला, और ये सारे सभी उनके खिलाफ जो लड़ाई कर रहे थे। 80-year-old कन्वर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज ब्रेस्ट। मदर गंगा, दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो क्या था कि जो एक 80 साल के कन्वर सिंह थे वो भी लड़ाई में लड़ रहे थे, और उनके जो है बाजू के जो हाथ में एक बुलेट लग जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपना हाथ काट के वो गंगा मई को ऑफ़र कर रहे हैं कि ये मेरी आपकी अकेली जो है मेरी ऑफरिंग है, आप इसे कबूल करना। और वो भी ये देखो इतने 80 साल के होकर भी वो किससे लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ों के साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में बहुत ऐसे महान जो थे हमारे महान हस्तियां थी जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान भी दी उन्होंने, और लोगों को अच्छे अच्छे संदेशे भी दिए और उनके साथ कोऑपरेट भी किया। और यहाँ पे देखो बच्चे से लेकर जो है बूढ़ा वो इस लड़ाई में उन्होंने जो है भाग लिया और अपने देश को इस अंग्रेज़ों के राज से बचाया, और एंड में हमारा जो देश है वो 1947 में आज़ाद हो जाता है। तो बच्चे ये आपका जो है आपका चैप्टर द ग्लिम्स ऑफ द पास्ट ये है हम आज जो हमने रीड किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो देन प्लीज़ यू सब्सक्राइब माय चैनल एजुप्रो क्लासेस। थैंक्स।